प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और गांधी दर्शन के अंतर्गत हमारा जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी व्यक्ति के दर्शन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को पढ़ा जाए, समझा जाए, और किसी व्यक्ति को पढ़ने और समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके कामों को पढ़ा और समझा जाए। और जब वह व्यक्ति गांधी हो तो उसके द्वारा किए हुए कामों को समझना एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्यों कि गांधी के कामों में ही गांधी का दर्शन प्रतिबिंबित होता है, गांधी का दर्शन परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की यात्रा दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के साथ शुरू हुई थी। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न प्रयोग, इन सब के चलते कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी की भूमिका 1938-39 तक आते आते कांग्रेस के भीतर भी विभिन्न विचारधाराओं को रखने वाले, उनका समर्थन करने वाले नेता हो गए थे। कोई कहता कि संविधान सभाओं में प्रवेश करके अंग्रेजों को भगाया जाना चाहिए, कोई कहता कि उग्र आंदोलन होना चाहिए, हिंसा होती हो तो हो, कोई कहता कि एक वर्ग संघर्ष की आवश्यकता है देश को, और गांधी जी ये कहते कि अहिंसक रास्ते से भटकना ही नहीं है, भले ही इसके लिए आंदोलन बार बार रोकने पड़े। और नहीं चाहते थे बहुत सारे नेता कि इन आंदोलनों को बार बार रोका जाए। सुभाष बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा सिर्फ इसलिए कि वे जिस रास्ते पर ले जाना चाहते थे कांग्रेस को, उस रास्ते पर उनका साथ देने वाले लोग कम थे, जबकि वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अनेक नेता गांधी जी से असहमति रखते हुए भी गांधी जी के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। इसी दौरान विश्व युद्ध के नगाड़े बजने लगे। ये लगने लगा कि दुनिया एक बार फिर युद्ध की विभीषिका में जाएगी। हिटलर, जर्मनी का हिटलर इतना उग्र हो चुका था कि आगे जाके जो मित्र राष्ट्र बने उनका तुष्टीकरण कोई काम नहीं आया। ऐसे समय में कांग्रेस के भीतर ये द्वंद्व चल रहा था कि युद्ध में क्या किया जाए, अंग्रेजों का साथ दिया जाए कि नहीं दिया जाए। प्रारंभ में गांधी जी की दृष्टि यह थी कि अंग्रेजों का पक्ष है वह न्याय का पक्ष है, इसलिए हम इस समय अंग्रेजों के सामने कोई संकट खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन बाद में गांधी जी को भी ये लगने लगा कि कल को हमने अंग्रेजों का साथ दे दिया और अंग्रेजों ने हमें आज़ाद नहीं किया तो क्या होगा। उधर अंग्रेजों पर भी दूसरे देशों का दबाव बन रहा था कि आप भारत के लोगों का सहयोग क्यों नहीं लेते। यदि हिटलर से जीतना है, यदि मुसोलिनी से जीतना है या जापान से जीतना है तो भारत का साथ लेना पड़ेगा। और जापान चूंकि एशिया में है और एशिया में यदि संघर्ष होगा मित्र राष्ट्रों का तो उसमें भारत का साथ नहीं मिलेगा, भारत के लोगों का साथ नहीं मिलेगा। भले ही वहाँ अंग्रेज़ों का शासन है तो हो सकता है कि हम हार जाएं। अंग्रेज़ों ने चाहा कि भारत उनका सहयोग करे। गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि आज़ादी से कम हम कुछ लेने वाले नहीं हैं। फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। भारत में यह उम्मीद जगी कि यह आदमी कोई अच्छा संदेश लेकर आया है। बातें बहुत मीठी मीठी की क्रिप्स ने, लेकिन जब उन्होंने अपना पिटारा खोला तो उसमें भारत की आज़ादी के लिए कुछ नहीं था।
और भारत पूरी आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहता था, आधी अधूरी आज़ादी हमें नहीं चाहिए थी। तो क्रिप्स मिशन विफल हो गया भारत में, और गांधी जी को भी यह लगने लगा कि अब इस देश के लोगों के असंतोष को दबाया नहीं जा सकेगा, और इस समय यदि शांत रह गए तो अंग्रेज हमेशा के लिए समझ जाएंगे कि ये भारत वाले हैं, ये आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। पड़ा इस छोटी सी पृष्ठभूमि में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, जिसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यह आंदोलन भारत की जनता की वीरता की अद्भुत मिसाल है, और यह परिणाम किसका है? यह परिणाम उसका है, उन आंदोलनों की भावना का है, उन आंदोलनों की भावना का जो देश को गांधी जी ने दिए थे और बीच में ही वापस ले लिए थे कि मैं लोगों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। ये जो देशभक्ति की भावना है, यह उन शहीदों की भी दी हुई है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राणों की बलि दे दी देश के लिए। तो केवल कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश में जो जो संस्थाएं काम कर रही थी और जिनका लक्ष्य भारत की आज़ादी था, वे सब संस्थाएं इस समय चुप रहना नहीं चाहती थी। यह अलग बात है कि आंदोलन कांग्रेस ने छेड़ा तो किसी ने साथ देने से मना किया, किसी ने साथ देने की हाँ भरी, लेकिन लोग शामिल हुए। तो युद्ध की आड़ लेकर अंग्रेजों ने तो यहाँ बड़े कठोर कठोर नियम बना दिए। अपने कानूनों की आड़ में उन्होंने लोगों का दमन करना शुरू कर दिया, और ब्रिटेन ये समझ गया कि भारत के लोग इच्छा से साथ नहीं देंगे तो हम उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका साथ लेंगे। और भारत के लोगों ने यह तय कर लिया कि हम हमारी इच्छा के विरुद्ध ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे। तो गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि भारत की जनता का भविष्य तय करने का अधिकार अंग्रेजों को अब नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता। क्रिप्स के वापस जाने के 15 दिन के भीतर ही उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया, और उसमें कहा गया कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो, और भारत की जनता को यह कहा गया कि संघर्ष के लिए तैयार हो। नेहरू जी जो अब तक अगस्त तक संघर्ष के खिलाफ थे, वे भी अब साथ हो गए कि हाँ, सीधा संघर्ष करना पड़े। दूसरी बात ये थी कि जापान का यदि हमला हो तो उसमें जनता अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगी। यह भी विचार भीतर ही भीतर चल पड़ा। संघर्ष इसलिए भी जरूरी हो गया कि कीमतें बहुत बढ़ गई थी। जरूरी वस्तुओं के लिए लोग परेशान होने लगे थे, क्योंकि युद्ध तो शुरू हो ही गया था ना सितंबर में। अच्छा, बंगाल और उड़ीसा की नावें जब्त कर ली कि ये नावें कहीं जापानियों के काम नहीं आ जाए। नहरों का पानी बहा दिया अंग्रेजों ने कि ये नहरें कहीं इस तरह के परिवहन के काम नहीं आ जाए कि जापानियों को लाभ हो। कितने किसानों के खेत सूख गए होंगे इस तरह पानी बहाने से। लोगों के घरों पे कब्जा कर लिया, लोगों की गाड़ियों पर कब्जा कर लिया सेना ने। जनता यदि अपने मन से शामिल होती, युद्ध में अंग्रेजों के साथ होती, तो जनता को पीड़ा नहीं होती, वह सहन कर जाती। लेकिन जनता साथ नहीं थी, सब कुछ उस पर थोपा जा रहा था, लादा जा रहा था, और यह लगने लगा था कि ब्रिटेन हारेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया से ब्रिटेन हट गया था, और असम और बर्मा की सीमा से जो रेलगाड़ियाँ आती थी ना,
उधर जापान था, तो वे घायल सिपाहियों से भरी होती थी। सिंगापुर और रंगून पर फांसीवादी ताकतों का कब्जा हो गया था। कलकत्ता पर बम गिराए जाने लगे थे, भगदड़ मच गई थी। 1942 के जून और जुलाई में 46,000 लोग जमशेदपुर से भाग आए थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से भागकर 50,000 आदमी कानपुर पहुंच गए। मलाया और बर्मा को जिस तरीके से ब्रिटेन की सरकार ने खाली किया, लोगों में बड़ा क्षोभ था। तो ये लगने लगा लोगों को कि यदि जापान का हमला हो गया भारत पर, तो ब्रिटेन वही करेगा जो उसने दूसरों के साथ किया है। वो क्यों हमारी जान बचाएगा, भारतवासियों की जान क्यों बचाएगा, भाग खड़ा होगा। और हम इस तरह की आज़ादी नहीं चाहते कि ब्रिटेन भाग जाए तो जापान के अधीन हो जाए। इसके लिए कुछ करना जरूरी था। लोगों में निराशा फैल रही थी, तो लोगों ने बैंकों से, पोस्ट ऑफिसों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अपने धन को सोने चांदी में बदलने लग गए, चांदी के सिक्कों में बदलने लग गए और उनको छिपा के रखना शुरू कर दिया। जमाखोरी इतनी बढ़ गई यूपी और बिहार में कि वहाँ का जो राज्यपाल था, गवर्नर स्टीवार्ट, उसने गवर्नमेंट को लिखा, वहाँ की व्यवस्था देखने वाला, मेरा मतलब ये है गवर्नर, तो बोले चावल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह उपलब्ध नहीं होगा बाजार में। लोग डर रहे हैं कि सरकार कब्जा कर लेगी चावल पर और बदले में कुछ देगी नहीं, तो लोगों ने रख दिया है जमींदारों के पास ले जाके अपना चावल। तो गांधी जी को लगने लगा कि अब बहुत देरी हो गई है, और यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस की कार्य समिति में कहा कि अब तक मैं रुकता था, सही है कि मैं रुकता था, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, बैठक होने वाली थी, उसमें इस प्रस्ताव का अनुमोदन होना था, और यह ऐतिहासिक सभा बाद में मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई। और ये यहाँ एक बहुत बड़ी सभा हुई, जनता का उत्साह चरम पर था। अंदर नेता विचार विमर्श कर रहे थे, बाहर जनता बेकल हो रही थी, बेचैन हो रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कोई आंदोलन की बात नहीं करे। जब नेता लोग अपना निर्णय सुनाने के लिए आए तो हजारों लोग भी शांत होकर बैठ गए, और गांधी जी ने जो भाषण दिया वहाँ, गांधी जी कोई ओजस्वी वक्ता नहीं थे, सीधी बात करते थे, सरल शब्दों में, धीरे धीरे, आराम से। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई का क्षण यह नहीं है जो अब शुरू होगा, लड़ाई हम पहले से लड़ते आ रहे हैं और उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। हमने लड़ाई लड़ना सीखा है अब तक, और आपने अपना फैसला करने का अधिकार मुझे सौंपा है। अब मैं वायसराय से मिलूंगा और उनसे कहूँगा कि कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। इसमें 2-3 हफ्ते लगेंगे, तब तक आप इंतजार करें, और आप निश्चित जान लें कि मैं वायसराय से कोई ऐसा समझौता नहीं करूँगा जिसमें आज़ादी से कम मिलने की बात हो। वे कहेंगे कि हम नमक पर टैक्स नहीं लेंगे, हम शराबखोरी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मैं उनसे ये कहूँगा कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और अपनी सांस सांस से प्रकट कर सकते हैं। वह मंत्र है, करो या मरो। या तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे
और या आज़ादी के इस संघर्ष में अपने प्राण दे देंगे। लेकिन यह गुलामी अब स्थायी हो जाए, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से जो शुरू हुआ उसका एक बड़ा परिणाम ये रहा कि हम 1947 में अंग्रेज़ों से मुक्त हुए। तो अगले अंक में हम इस भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।